नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पेपर लीक कांड की पहले बात करेंगे। पेपर लीक कांड में बीपीएससी से चूक हुई है। बीते 8 मई को आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 46 मिनट पहले ही सॉल्वर गैंग के सदस्यों के पास पहुंच चुका था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच के दौरान संगठित गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार की और गिरफ्तार किए गए सदस्यों के मोबाइल की जांच के दौरान ये बात निकलकर सामने आई। जो बातें निकलकर सामने आई है वो ये कि 11:14 पर वायरल प्रश्न पत्र अभियुक्तों के मोबाइल में मौजूद था, जबकि परीक्षा 12 बजे शुरू होनी थी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर गिरोह के सदस्यों के पास वायरल प्रश्न पत्र किस माध्यम से और किसकी ओर से भेजा गया था। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि चूक आखिर कैसे हुई। दरअसल 8 मई को दोपहर 12 बजे परीक्षा शुरू होनी थी और 11:50 पर छात्रों को प्रश्न पत्र देना था। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे कि कैसे इस परीक्षा में चूक हुई, लेकिन बीपीएससी के आदेश से 10:50 पर ही छात्रों को प्रश्न पत्र दे दिया गया और इस तरह 46 मिनट पहले सॉल्वर गैंग को प्रश्न पत्र मिल गए और सॉल्वर गैंग ने 8 से 10 लाख लेकर छात्रों को पेपर भी दिया। डील पहले से हो चुकी थी और अब यहां सवाल ये उठता है कि छात्रों को 1 घंटे पहले प्रश्न पत्र मिलना मानवीय भूल थी या सोची समझी साजिश। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, इस मामले पर एक बड़ी गड़बड़ी निकलकर सामने आई है। जब छात्रों को 11:50 पर प्रश्न पत्र देना था तो 10:50 पर क्यों खुला? ये मानवीय भूल या साजिश के तहत की गई है? देखिए, शुरू से ही पेपर लीक कांड में बीपीएससी की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और आखिरकार एक ऐसा तथ्य सामने आया है जिस पर 100 सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मानवीय भूल कैसे हो सकती है? अगर मानवीय भूल थी तो उसको सुधारा भी जा सकता था, लेकिन इतने सारे इस आयोग में इतने सारे कर्मचारी, इतने सारे अधिकारी, वहां पर इस तरह की मानवीय भूल कैसे हो सकती है भला? तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को जब संज्ञान में लाया गया, हालांकि आयोग ने भले ही सफाई दी हो कि ये जो एरर है एक मानवीय भूल है, लेकिन ये निश्चित तौर पर एक जांच का अहम हिस्सा है और देखना होगा। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने भी जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसको क्लीन चिट नहीं दिया है इस मामले में। क्वेश्चन पेपर वायरल में कई सवाल, कई लूप होल जो है वो सामने आए हैं और उसकी जांच चल रही है और आयोग के कई जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वह जांच के दायरे में है। तो ऐसे में आयोग भले ही लाख दुहाई दे दे, लाख सफाई दे दे, लेकिन जो जांच की प्रक्रिया है उसकी जांच उन तक भी पहुंची है और देखना होगा। आर्थिक अपराध इकाई अभी जो जांच करी, कई जो सेंटर्स हैं वहां पर तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कराई गई, कई जो क्वेश्चन पेपर लेकर टीम निकली है उसमें रजिस्टर्ड में अंकित नहीं है। तो तमाम ऐसे सवाल जो हैं वह बीपीएससी को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं और देखना होगा इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच कर रही है और जांच के बाद क्या कुछ प्रतिफल जो है वो सामने निकल कर आता है। लेकिन निश्चित तौर पर यह केवल मानवीय भूल हो सकता है, ऐसा कतई नहीं माना जा सकता। जी, वाकई जो जानकारी आप दे रहे हैं और जिस तरह से खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, मानवीय भूल की बात नहीं कहा जा सकती है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बुलेटिन में बढ़ते आगे। जनसंख्या नियंत्रण तो हर कोई चाहता है, होना ही चाहिए। बिहार ने टीएफआर दर में जो सुधार करने का हमारा रेट है वह राष्ट्रीय औसत से 30% बेहतर है। और अब बात जनसंख्या नियंत्रण पर अनियंत्रित सियासत की। बात धर्म के नाम पर जनसंख्या की जंग की। क्या है जनसंख्या की जंग और क्यों इस पर सियासत हो रही है? क्यों हो रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग? सब जानेंगे विस्तार से।
जनसंख्या नियंत्रण तो हर कोई चाहता है, होना ही चाहिए। बिहार ने TFR दर में जो सुधार करने का हमारा रेट है वह राष्ट्रीय औसत से 30% बेहतर है। जब से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट सामने आई है, तब से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सियासत तेज हो गई है। अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों की तेजी से बढ़ती आबादी को आधार बनाकर बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करती रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से देश में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, उससे हिंदू के अल्पसंख्यक होने का खतरा बढ़ गया है और ये देश के लिए ठीक नहीं है। हालांकि विपक्षी दलों बीजेपी के बयान पर पलटवार किया है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते चले। संतान उत्पत्ति दर में बिहार जो है वो अव्वल है, 2.98%। मेघालय की बात करें तो मेघालय 2.91%। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश 2.35। झारखंड की बात करें तो झारखंड 2.26। वहीं मणिपुर की बात करें तो मणिपुर 2.17। NFHS के किस आंकड़े पर सियासत हो रही है, इसे भी जानने की जरूरत है। प्रजनन दर घटने के बावजूद मुस्लिम प्रजनन दर हिंदू से ज्यादा है। हिंदू प्रजनन दर 1.94 है तो मुस्लिम प्रजनन दर 2.36 है। बढ़ते आगे, जनसंख्या नियंत्रण पर सियासत शुरू हो गई है और आइए सुनाते हैं कि क्या सियासी पार्टी इस पे कह रहे हैं। और अब यह भी जानिए कि क्या कहती है NFHS की जो 5वीं रिपोर्ट सामने आई है, उसमें क्या कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में संतान उत्पत्ति दर में कमी आई है। संतान उत्पत्ति दर 2.2 से घटकर 2.0 रह गई है और बिहार में संतान उत्पत्ति दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। बिहार की संतान उत्पत्ति दर 2.91 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानिए कि उन राज्यों के बारे में जो संतान उत्पत्ति दर में अव्वल है। बिहार की संतान उत्पत्ति दर 2.98 है तो मेघालय की बात करें तो मेघालय की जनसंख्या उत्पत्ति दर 2.91 है। वहीं उत्तर प्रदेश में ये दर 2.35 है तो झारखंड में ये दर 2.26 है और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में ये दर 2.17 है। बढ़ते आगे और अब सवाल ये कि किस धर्म में पैदा हो रहे हैं ज्यादा बच्चे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सभी धर्म समूहों में बच्चे पैदा करने की दर में कमी आई है। यहां तक कि उच्च प्रजनन दर वाले समूहों में भी तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। मुस्लिम प्रजनन दर 2.62 से घटकर 2.36 रह गई है। मुस्लिम प्रजनन दर में 9.9% की कमी आई है और मुस्लिम प्रजनन दर में कमी अन्य धर्मों से ज्यादा है। हिंदू प्रजनन दर की अगर बात करें तो 2.13 से घटकर 1.94 रह गई है। हिंदू प्रजनन दर में 8.9% की कमी आई है और ईसाई प्रजनन दर की अगर बात करें तो 5.5% की कमी आई है। सिख प्रजनन की बात करें तो 1.1% की बढ़ोतरी हुई है और बौद्ध प्रजनन दर की अगर बात करें तो 20.01% की कमी आई है। चलिए बढ़ते आगे और NFHS के किस आंकड़े पर सियासत हो रही है ये भी जानना जरूरी है। प्रजनन दर घटने के बावजूद मुस्लिम प्रजनन दर हिंदू से ज्यादा है और हिंदू प्रजनन दर 1.94 है तो मुस्लिम प्रजनन दर 2.36 है। बीजेपी इसी को आधार बनाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग कर रही है और जनसंख्या नियंत्रण पर सियासत तो शुरू हो गई है और आइए आपको सुनाते हैं कि सियासी दलों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकता है। विश्व का अन्य देश कानून बना करके ही जनसंख्या पर नियंत्रण पाया है। कोई तुगलकी फरमान से नहीं, इच्छा शक्ति के बदौलत माननीय नीतीश कुमार जी ने बेटियों के शैक्षणिक संवर्धन, उनके स्वावलंबन और उनके
विभिन्न विधाओं से निपुण करने के उपरांत पिछले 15 वर्षों के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि बिहार ने टीएफआर दर में जो सुधार करने का हमारा रेट है वह राष्ट्रीय औसत से 30% बेहतर है। कांग्रेस पार्टी के नज़र में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कानून बनाने की आवश्यकता उतनी अधिक नहीं है जितनी कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कई प्रकार की रिपोर्ट्स बिहार में आ रही है, लेकिन अगर बिहार में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो मैं समझता हूँ जो राज्य सरकार है और जो उसकी एजेंसियाँ हैं उन्हें इस दिशा में कानून के विकल्प को अपनाने के बजाय जागरूकता फैलाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने से कुछ नहीं हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण तो हर कोई चाहता है, होना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जोर दे रही है, उसी तरह महंगाई नियंत्रण और बेरोजगारी नियंत्रण, अपराध नियंत्रण, भ्रष्टाचार नियंत्रण पर क्यों चुप है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और खबर नवादा से, जहां शादी से पहले डीजे बजाने को लेकर दुल्हन समेत 4 लोगों को बुरी तरह से पीटा गया। तलवार और लाठी डंडे से पिटाई की गई और घटना सिरदला थाना क्षेत्र के पचम्बा गांव की है। दरअसल पूरा मामला डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ। पचम्बा गांव निवासी राधे चौधरी की बेटी संगीता कुमारी का विवाह 15 मई 2022 को होना था और घर में शादी की रस्में निभाई जा रही थी और कुछ ही घंटों में बारात भी आने वाली थी, मगर शादी से पहले ही डीजे बजाने को लेकर मामला शुरू हुआ और मामले ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दुल्हन को बुरी तरह से पीटा गया और शादी रोक दी गई। गांव के ही राम बालक चौहान, उमेश चौहान, कमलेश चौहान सहित कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया और इस घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया है। परिजनों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक घर में हल्दी कलश का कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान ये लोग अपना एक डीजे लेकर घर के समीप पहुंचे और बजाने को कहा और 10,000 रुपए की मांग की। लड़के पक्ष के लोगों ने लाए गए डीजे को बजाने से इनकार कर दिया। इनकार करते हुए सभी ने मारपीट शुरू कर दी और इस घटना के बाद परिजनों ने इसकी तत्काल सूचना सिरदला थाने को दी, जहां पुलिस ने मौके से कुल 3 लोगों को हिरासत में लिया और फिलहाल सभी घायलों का नवादा सदर अस्पताल में इलाज जारी है। पूरा सर हमको कट्ठा जमीन बेच के अपने शादी कर रहे हैं, भैया हमारे पास गरीब आदमी पे हम नहीं बजाएंगे। वो कहा नहीं बजाएगा तो भाई गाली गलौज करने लगा, कहीं लाओ 10,000 रुपया। इसी क्रम में सर लड़की समेत 4 व्यक्ति को जो है घायल कर दिया। और अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनिल विशाल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, क्या कुछ इस मामले पे पूरी जानकारी, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हिंसक झड़प में और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? ये बता दूं कि यह मामला जो है तो देर रात का बताया जा रहा है। तकरीबन शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और हल्दी कलश का जो रस्म है वो निभाई जा रही थी। तो उसी दौरान उनके गांव के ही कुछ लोग जो जबरन उनके घर के समीप एक डीजे लगा ट्रॉली लेकर आते हैं और उसे बजाने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने साफ इनकार कर दिया बजाने से और इसको लेकर उनसे पैसे की मांग की जा रही थी। और बात डीजे बजाने को लेकर हुआ और इनकार करने पे उन्हें बुरी तरह से पीट दिया, जिसमें दुल्हन भी जख्मी हो गई थी। फिलहाल जितने भी घायल है सभी का नवादा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहरहाल इस बीच एक और बात सामने अभी निकल कर आ रही है कि चुनावी रंजिश को लेकर भी दोनों परिवार के बीच में कुछ मामला बनते आ रहा था, तो उसी को लेकर पंचायत चुनाव में कुछ दोनों परिवार के बीच में झड़प हुई थी और संभवतः लोग ऐसे कयास भी लगा रहे हैं कि उसको लेकर भी लोगों ने इस वक्त शादी के वक्त दुश्मनी निकाला है। तो फिलहाल पुलिस की कार्रवाई में अब तक कुल दोनों पक्ष से कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसे कड़ी पूछताछ चल रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल।
बढ़ते आगे और मधेपुरा में बेखौफ अपराधियों ने जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु शेखर को बाइक लूटने के प्रयास में गोली मार दी और गोली उसके हाथ में लगी, जिससे वे बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि हिमांशु अपने साथी के साथ भागलपुर से सीडीपीओ की परीक्षा देकर देर शाम मधेपुरा लौट रहे थे और इसी बीच ग्वालापाड़ा थाना अंतर्गत रेसना के पास पहले से ही सड़क पर खड़े 3 अपराधियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब वे लोग नहीं रुके तो अपराधियों ने उन्हें गोली मारी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अपराधी की संख्या 3 बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। और जिटकिया के बीच में ही 3 जो है मतलब हम लोग स्पीड से ही आ रहे थे, सोचे रात हो गया 8:30 9 बजने वाला है, तो इस एरिया में छीना झपटी होता है तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड से आ रहे थे। जैसे ही हम लोग 10-20 कदम पीछे ही थे, देखिए 2 लड़का रोड क्रॉस किया मुंह में पट्टी उट्टी बांधे हुए, तो हम दिमाग 1 सेकंड के लिए हिंट कर गया कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तो हम बोले गाड़ी स्पीड करो। जैसे ही गाड़ी स्पीड किया, फिर भी वो लोग जब रोड पे आया, मतलब ये लोग के सामने आए, तो इसकी गाड़ी को झपटने का कोशिश किया, लेकिन चला रहा था राजेश, तो बस इतना स्पीड से चलाया उसके हाथ को झमारते हुए निकला, बस उतना में ही वो लोग जब असफल हो गया छीनने में। उधर पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की और इस मौके पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने बोधि वृक्ष में पानी डाला। तस्वीरें आपके सामने, जहां सीएम नीतीश कुमार ने आज पूजा अर्चना की और उनके साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे। भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करते हुए तस्वीर मुख्यमंत्री की। बुद्ध पूर्णिमा को लेकर मुंगेर के अलग अलग गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर लगी है और लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज गंगा स्नान का विशेष महत्व है और मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और लोग अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग घाटों में जाकर स्नान कर रहे हैं। गंगा स्नान के बाद गंगा की पूजा भी की जा रही है और साथ ही साथ आज मान्यता है कि गंगा घाटों पर दान मुंडन संस्कार भी किया जा रहा है। और इसी बीच छपरा से बड़ी खबर, जहां शराब के अड्डों पर छापेमारी की गई है। सोनपुर के दियारा इलाके में छापेमारी की गई है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराब के अड्डों पर छापेमारी की गई है। बालू के नीचे शराब बनाने का सामान मिला है और उत्पाद विभाग की ये कार्रवाई से हड़कंप मच गया। भारी मात्रा में देसी शराब को भी नष्ट किया गया। तो तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से बालू के नीचे शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है और उत्पाद विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। देखिए किस तरह से शराब को नष्ट किया गया है, वो भी तस्वीरें आपके सामने। और पिछले 11 मई को पटना के विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आग लगी थी और इस मामले में फायर एक्सपर्ट टीम की जांच करीब पूरी हो गई है। फायर एक्सपर्ट की टीम अंतिम रिपोर्ट देने से पहले आज एक बार फिर विश्वेश्वरैया भवन पहुंचकर सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि आग 5th फ्लोर के मिडिल वेस्ट पॉइंट से शुरू हुई थी और आग लगने की सबसे बड़ी वजह मिडिल वेस्ट पॉइंट पर लगे यूपीएस में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। मामले में अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता संजय कुमार। पिछले 11 मई को पटना के विश्वेश्वरैया भवन में आग ने तांडव मचाया था और काफी मशक्कत के बाद कई घंटों के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका था। फायर एक्सपर्ट की टीम ने इस आग की जांच लगभग पूरी कर ली है और जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार अंतिम रिपोर्ट देने के पहले आज एक बार फिर से एक्सपर्ट की टीम यहां आएगी और सभी बिंदुओं का अवलोकन एक बार फिर से करने के बाद ही जांच रिपोर्ट देगी। लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अब तक की जांच में यह बात खुलकर सामने आई है कि आग 5वें तल्ले के मिडिल वेस्ट पॉइंट से शुरू हुई थी। आग लगने की संभावित सबसे बड़ी वजह इसी मिडिल वेस्ट पॉइंट पर लगे यूपीएस में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है, क्योंकि इस अगलगी की घटना ने प्रशासन और अग्निशमन दस्ते को एक बड़ी सीख और बड़ी सबक दी है। देखना होगा जब अंतरिम जांच रिपोर्ट फाइनली आता है तो उसके बाद इस मामले में जो सूत्र बता रहे हैं क्या उसकी पुष्टि होती है, क्या कुछ अलग से मामला आता है। लेकिन निश्चित तौर पर विश्वेश्वरैया भवन की घटना ने राजधानी पटना में सार्वजनिक इमारतों में फायर सिस्टम को लेकर
कई सवाल खड़े कर दिए थे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।